अगर एक गिलास को पेट्रोल या सिपरेट से भर लें और इसे इसी तरह खुला छोड़ दें तो पेट्रोल के मॉलिक्यूल आस्ता आस्ता बुखरात में तब्दील होते जाएंगे, जिससे इस गिलास में पेट्रोल आस्ता आस्ता कम होना शुरू हो जाएगा। अगर हम 1 घंटे के लिए इसे इसी तरह खुला रहने दें तो इसमें से आधा पेट्रोल खत्म हो जाएगा और आधा पेट्रोल बाकी रह जाएगा। इसी तरह अगर इसे मजीद 1 घंटे के लिए इसी तरह खुला छोड़ दें तो इस गिलास में जितना पेट्रोल पहले मौजूद था उसमें से आधा पेट्रोल खत्म हो जाएगा और आधा पेट्रोल बाकी रह जाएगा। इस एनालॉजी में हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि गिलास में जितना भी पेट्रोल हो 1 घंटे के बाद उसकी आधी मिकदार खत्म हो जाती है और आधी मिकदार बाकी रह जाती है। इस टाइम को इस पेट्रोल का हम हाफ लाइफ कहेंगे। अगर आपके हाथों पर इस तरह बुक्स रखी जाएं तो आप अनस्टेबल स्टेट में चले जाएंगे और इस तरह आप किताबों को संभाल नहीं सकेंगे और आपके हाथों से ये किताबें गिर पड़ेंगी। इसी तरह एक न्यूक्लियस के अंदर जब इजाफी प्रोटॉन या न्यूट्रॉन ऐड किए जाते हैं तो ये न्यूक्लियस भी अनस्टेबल स्टेट में चला जाता है। वो इन इजाफी न्यूक्लियॉन्स को संभाल नहीं सकता और मुख्तलिफ रेडिएशन की शक्ल में इन न्यूक्लियॉन्स को खारिज करता है। तो एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई या तो अल्फा रेडिएशन खारिज करेगा या बीटा रेडिएशन खारिज करेगा या गीमा रेडिएशन खारिज करेगा। जब किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से ये रेडिएशन खारिज होती हैं तो उसके मैस में वक्त के साथ कमी वाक़ई होती जाती है। हाफ लाइफ वो वक्त जिसके दौरान किसी एलिमेंट के आधे एटम डिके हो जाएं और आधे एटम बाकी रह जाएं, इस वक्त को उस एलिमेंट का हाफ लाइफ कहते हैं। तो यहाँ हम एक्स एक्सिस पर हाफ लाइफ की तादाद को पुट करेंगे और वाई एक्सिस पर मौजूदा एटम्स की तादाद को बताएंगे। फर्ज करें कि किसी सैंपल के मौजूदा एटम्स हमारे पास 40 हैं और इस सैंपल को हम 1 दिन के लिए ऑब्जर्व करते हैं तो 1 दिन के बाद इसके 20 एटम ख़त्म हो जाते हैं और 20 एटम बाकी रह जाते हैं। इसी सैंपल को अगर हम मज़ीद 1 दिन के लिए ऑब्जर्व करें तो इसके 10 एटम ख़त्म हो जाते हैं और 10 एटम बाकी रह जाते हैं। अगर मज़ीद 1 दिन के लिए इसी सैंपल को और ऑब्जर्व करें तो इसके 5 एटम बाकी रह जाते हैं और 5 एटम ख़त्म हो जाते हैं। तो इस सारे नतीजे से हम इस रिजल्ट पर पहुंचे हैं कि इस सैंपल के 1 दिन के बाद आधे एटम खत्म हो जाते हैं और आधे एटम बाकी रह जाते हैं। इस 1 दिन को हम इस सैंपल की हाफ लाइफ कहेंगे। तो यहाँ पहला दिन इसकी पहली हाफ लाइफ है, दूसरा दिन इसकी दूसरी हाफ लाइफ है, तीसरा दिन इसकी तीसरी हाफ लाइफ है। तो एक हाफ लाइफ गुजरने के बाद इस सैंपल के आधे एटम बाकी रह जाते हैं और आधे एटम किसी और एलिमेंट में तब्दील हो जाते हैं। यहाँ अगर आप गौर करें एटम बेतरतीब अंदाज में ख़त्म हो रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि हाफ लाइफ असल में एक रैंडम प्रोसेस है जिसमें हम ये नहीं बता सकते कि एटम कहाँ से ख़त्म होंगे और कहाँ से बाकी रहेंगे। कहीं से भी कोई एटम किसी भी वक्त खत्म हो जाता है। अगर इसी एक्सपेरिमेंट को अगर हम मैथ्स के लिहाज से देखें तो फर्ज करें कि हमारे पास किसी सैंपल का 1 किलो पड़ा है और इसे अगर हम 1 दिन के लिए ऑब्जर्व करें, 1 दिन के बाद इसका आधा किलो खत्म हो जाएगा और आधा किलो बाकी रह जाएगा। अगर मजीद इसे 1 दिन के लिए ऑब्जर्व करें तो इसका 1 पाव ख़त्म हो जाएगा और 1 पाव बाकी रह जाएगा। इसी तरह अगर मजीद इसे 1 दिन के लिए ऑब्जर्व करें तो इसका आधा पाव ख़त्म हो जाएगा और आधा पाव बाकी रह जाएगा। तो ये टाइम जिसके दौरान इसकी आधी मिकदार ख़त्म हो जाती है और आधी मिकदार रह जाती है, इस टाइम को इस सैंपल की हाफ लाइफ कहेंगे।
तो यहाँ पहला दिन इसकी पहली हाफ लाइफ है, दूसरा दिन इसकी दूसरी हाफ लाइफ है, तीसरा दिन इसकी तीसरी हाफ लाइफ है। फर्ज करें हमारे पास किसी सैंपल के अभी 80 एटम हैं, तो जितने अभी शुरू में एटम मौजूद हैं इन्हें हम NO से डिनोट करेंगे। ये हमारे ओरिजिनल एटम हैं। एक हाफ लाइफ गुजरने के बाद ये 40 रह जाएंगे और 40 खत्म हो जाएंगे। तो डिजिट 40 हम इस तरह हासिल कर सकते हैं कि 80 को 2 पर डिवाइड कर दें तो हमारे पास डिजिट 40 आएगा, और 80 को 2 पर तकसीम करने का मतलब है कि जितने ओरिजिनल एटम मौजूद हैं उन्हें 2 पर डिवाइड कर दें। तो इस टर्म को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 2 के ऊपर उसकी पावर शो कर दें, तो इससे इस टर्म को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जब दूसरी हाफ लाइफ गुजरेगी तो 40 से एटम कम होकर 20 रह जाएंगे। तो 40 से 20 होने का मतलब है कि 40 को 2 पर डिवाइड किया गया है। तो हम इससे इस तरह भी लिख सकते हैं कि पहली हाफ लाइफ गुजरने के बाद जितने हमारे पास एटम मौजूद थे उन्हें 2 पर डिवाइड किया गया है। तो इस टर्म को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। इसी तरह तीसरी हाफ लाइफ गुजरने के बाद बाकी एटम 10 रह जाएंगे। इन मौजूदा एटम्स को हम N से डिनोट करेंगे, और 20 से 10 तक आने का मतलब है कि 20 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो 10 एटम बाकी बचेंगे। और 20 से 10 का मतलब है कि पिछली हाफ लाइफ में जितने एटम थे उनका हाफ किया गया है, तब जाकर हमें मौजूदा एटम 10 हासिल होंगे। तो इस टर्म को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो इस सारी डिस्कशन से हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि किसी भी हाफ लाइफ के गुजरने के बाद जो मौजूदा एटम बाकी बच जाते हैं उनको एक फार्मूले की शक्ल में हम इस तरह बता सकते हैं कि जितने ओरिजिनल एटम NO होंगे उनको हम डिवाइड करेंगे 2 की पावर N से, और यहाँ पावर N का मतलब है हाफ लाइफ की तादाद। जैसे जब पहली हाफ लाइफ गुजरी थी तो 2 के ऊपर पावर 1 थी, इसी तरह जब दूसरी हाफ लाइफ गुजरी थी तो 2 के ऊपर पावर 2 आई थी, इसी तरह जब तीसरी हाफ लाइफ गुजरी थी तो 2 के ऊपर पावर 3 आई थी। तो ये जो पावर में डिजिट आ रहा है ये असल में हाफ लाइफ की तादाद को ज़हर कर रहा है। तो इस तरह हम किसी भी हाफ लाइफ के बाद जितने मौजूदा एटम बचेंगे उनको इस फार्मूले के जरिए बता सकते हैं। तो हाफ लाइफ के लिए फार्मूला ये है N = NO/2 की पावर N। N यहाँ मौजूदा एटम्स हैं जो N हाफ लाइफ के बाद बाकी रह जाएंगे। इसी तरह NO असल एटम है या ओरिजिनल एटम है जो सैंपल में पहले मौजूद थे, और N यहाँ हाफ लाइफ की तादाद है। इसी तरह टोटल टाइम को बताने के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल होता है। तो TP यहाँ वो अरसा है जिसमें NO एटम से लेकर जितनी भी हाफ लाइफ गुजरनी थी उनके बाद जो अब मौजूदा एटम N हैं इन तक टोटल हाफ लाइफ का जितना भी टाइम होगा उसे TP से ज़हर किया जाएगा। N हाफ लाइफ की तादाद है और T 1/2 एक हाफ लाइफ का पीरियड है, तो हाफ लाइफ को T 1/2 से डिनोट किया जाएगा। कार्बन 14 की हाफ लाइफ 5713 ईयर है। आयोडीन 131 की हाफ लाइफ 8.07 डे है। इसी तरह लेड 212 की हाफ लाइफ 10.6 घंटे है, और पोलिनियम 194 की हाफ लाइफ 0.07 सेकंड है।